सामान्य तौर पर हम स्वयं को सबसे विकसित प्राणी होने का दर्जा प्रदान करते हैं और यह गलत भी नहीं है। हम इस पृथ्वी के अन्य प्राणियों की तुलना में बुद्धि, विवेक, सोच, समझ और तर्क वितर्क के पैमाने पर सबसे आगे हैं। हम संप्रेषण के पैमाने पर भी, विशेष करके शाब्दिक संप्रेषण के पैमाने पर भी सबसे आगे हैं। ये वे कारण हैं जिनके बल पर हमने मनुष्य से मानव तक का सफर किया है और आज हम सामाजिकता की सीढ़ी के सबसे ऊपरी पायदान पर आसीन हैं। यदि हम मनुष्य के विकास की कहानी का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि एक समय ऐसा था जब मनुष्य का संप्रेषण बहुत ही कमजोर था। कहने का मतलब यह है कि आज की तुलना में कमजोर था। लोग मुख्य रूप से मौखिक संप्रेषण के द्वारा ही अपनी बातों का आदान प्रदान करते थे। मौखिक संस्कृति के अंतर्गत जो सत्ता थी वो कथावाचकों के हाथ में थी। कथावाचक उन्हें कहते थे जो बीती हुई बातों को, जो इतिहास की बातों को लोगों को सुनाते थे और बताते थे कि कैसे पुराने समय में जो घटनाएं होती थी वो कैसी थी, कैसे लोग कार्य करते थे, लोगों का जीवन कैसा होता था। कहने का मतलब यह हुआ कि समाज उसी बात को सत्य मानता था जो कथावाचक कहते थे, क्योंकि कथावाचकों को सामाजिक मान प्रतिष्ठा प्राप्त थी। लोग उनकी बातों को इसलिए मानते थे क्योंकि उनकी बातों में सत्य का आभास होता था। उनका विश्वास था कि कथावाचक जो कहेंगे वो सत्य कहेंगे। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के साथ ही समाज की संरचना, समाज की कार्यप्रणाली में भी काफी परिवर्तन आया। अब सत्ता केवल कथावाचकों के हाथ में नहीं रही, क्योंकि अब कुछ लोग पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से जब लोगों तक सूचनाएं पहुंचने लगी तो स्वयं लोग कथावाचकों पर निर्भर न होकर के स्वयं के द्वारा, स्वयं के प्रयास के द्वारा वो बातों को पढ़ सकते थे और बातों को समझ सकते थे। कहने का मतलब यह हुआ कि सूचनाओं के आदान प्रदान के पैमाने पर समाज के बहुत सारे लोग स्वतंत्र हो चले, आत्मनिर्भर हो चले। और इस प्रकार आप अगर देखें, विश्लेषण करें तो ये पाएंगे कि जैसे ही जनसंचार का आविर्भाव हुआ, प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से सूचना लोगों तक पहुंचने लगी, अधिकांश लोगों तक पहुंचने लगी और लोग जब आत्मनिर्भर होने लगे सूचनाओं के आदान प्रदान के पैमाने पर, तो लोग स्वयं निर्णय लेने लायक होने लगे और इस प्रकार समाज लोकतांत्रिक हो चला। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि संचार माध्यमों के विकास के फलस्वरूप लोगों में जो जागरूकता आई, जो आत्मनिर्भरता आई, उसके पीछे मूल कारण है उनकी साक्षरता का। यदि आप शुरू से अब तक मानव के विकास की कहानी को गहराई से उस पर दृष्टिपात करें, गहराई से उसका विश्लेषण करें, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मानव विकास की कहानी कहीं न कहीं साक्षरता के इर्द गिर्द रही है। कहने का मतलब कि मानव विकास की धुरी साक्षरता ही रही है। साक्षर व्यक्ति सूचनाओं को देने में सक्षम है, सूचनाओं को लेने में सक्षम है। जब इन दोनों बातों में वो आत्मनिर्भर हो जाता है तो निश्चित रूप से उसमें विवेक विकसित होता है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। तो हम यहाँ पर फिर से यह बात कह सकते हैं कि साक्षरता
मानव के विकास की सबसे मजबूत कड़ी है। यदि हम आज के परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो ये देखने को मिलेगा कि हमारी साक्षरता ने, हमारी जागरूकता ने और हमारी शिक्षा ने तरह तरह के संचार माध्यमों का विकास किया है और इन्हीं संचार माध्यमों का उपयोग करके हम सूचनाओं का आदान प्रदान करने में काफी अग्रणी हो चले हैं। और इसके परिणाम स्वरूप जब हम जागरूक हो गए हैं, लोकतांत्रिक हो गए हैं और रोज नए नए संचार माध्यमों का विकास कर रहे हैं, तो ये देखने में आ रहा है कि आज जो संसार की तस्वीर है, जो आज हमारे संसार की, समाज की तस्वीर है, उसमें काफी परिवर्तन हुआ है और काफी परिवर्धन हुआ है। और परिणाम स्वरूप आज हम केवल स्वयं ही नहीं बल्कि पूरे सामाजिक तौर पर देखेंगे तो ये पाएंगे कि हमारा आज का समाज, पूरे विश्व का समाज काफी विकसित हो चला है। अब आइए देखते हैं कि मौखिक संस्कृति की क्या विशेषताएं थी। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपके सामने ये बात रखी कि मौखिक संस्कृति में लोग आमने सामने खड़े होकर के, बैठ करके बातचीत के माध्यम से या अशाब्दिक संप्रेषण के माध्यम से सूचनाओं का, अपनी बातों का आदान प्रदान करते थे। इन संस्कृतियों में भाषा बहुत कमजोर थी या आप कह लें कि भाषा विहीन संस्कृति थी। जो कथावाचक होते थे वो इस टूटी फूटी भाषा के माध्यम से, अशाब्दिक संप्रेषण के माध्यम से इतिहास की बातें या पुरानी बातों को या मानने योग्य बातों को लोगों के सामने रखते थे। समाज का विश्वास होता था इन कथावाचकों में, इसलिए वो उनकी बातों को सुनते थे और उनको अमल में लाते थे। यदि हम मौखिक संस्कृत के विभिन्न बिंदुओं को, विभिन्न विशेषताओं को एक एक करके देखें तो वे इस प्रकार हैं। मौखिक संस्कृति की पहली विशेषता है कि भाषा में भावार्थ विशिष्ट और स्थानीय होता है। इसके कारण समुदाय सघन रूप से संचरित होते हैं और इनके सदस्य जीवन के सभी आयामों में एक दूसरे पर अत्यधिक रूप से निर्भर होते हैं। दूसरी विशेषता है ज्ञान का स्थानांतरण मौखिक होता है। कहने का मतलब यह है कि किसी कार्य को करने की बात कहकर और प्रदर्शन करके बताई जाती है। अतः किसी कार्य जैसे शिकार करना, कृषि कार्य करना आदि के विशेषज्ञों के स्थान खास होते हैं। ये लोग संस्कृत के जीते जागते नमूने होते हैं। तीसरी विशेषता है स्मृतियों की भूमिका निर्णायक होती है। दूसरे शब्दों में सांस्कृतिक परंपराओं के लिए बुजुर्ग नागरिक संग्रह की तरह कार्य करते हैं। ये लोग ज्ञान को अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मौखिक संस्कृत की चौथी विशेषता है पौराणिक कथा और इतिहास एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कथावाचकों को ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। ये भावार्थ निर्माता होते हैं और बुजुर्गों की तरह महत्वपूर्ण तथ्यों और संस्कृतियों को स्थानांतरित करते हैं। पांचवी और अंतिम विशेषता है कि मौखिक संस्कृत के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। यदि मौखिक संस्कृत की विशेषताओं को समग्र रूप से देखें तो आपको देखने को यह मिलेगा कि जो मौखिक संस्कृति है वो एक स्थानीय संस्कृति है। लोग आपस में काफी संचरित हैं, सघन रूप से व्यवस्थित हैं। लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे पर विश्वास भी करते हैं। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि चूंकि जो संचार की व्यवस्था है, जो संप्रेषण की व्यवस्था है, वो व्यापक नहीं है, क्योंकि जनसंचार माध्यम इनके पास नहीं है। इसलिए जो एक निश्चित भौगोलिक
स्थान पर रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे के बहुत ही करीबी हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। जबकि आज अगर हम देखें तो आज का इंसान स्वयं पर काफी विश्वास करने लगा है। उसको सूचनाएं चाहिए तो किसी से पूछना नहीं है, उसके पास इतने संसाधन हैं कि वो अपनी आत्मनिर्भरता के बल पर सूचनाओं को ले सकता है, दे सकता है, निर्णय ले सकता है। लेकिन मौखिक संस्कृति के लोग कहीं अकेले दम पर कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको एक दूसरे पर निर्भर रहना ही पड़ता था। तो मौखिक संस्कृति की अगर आप विशेषता देखें तो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे एक निश्चित भौगोलिक स्थिति के लोग हैं, उनकी एक अलग संस्कृति है, दूसरी भौगोलिक स्थिति के लोग हैं, उनकी दूसरी संस्कृति है, दोनों में काफी अंतर है। जबकि आज हम संचार माध्यमों के दम पर, साक्षरता के दम पर, शिक्षा के दम पर हम यह कह सकते हैं कि हमारे अंदर सार्वभौमिकता बढ़ती जा रही है। अब आइए बात करते हैं कि वर्णमाला का विकास कैसे हुआ, क्योंकि वर्णमाला का विकास ही जिम्मेदार है साक्षर संस्कृति लाने के लिए। कहने का मतलब लोग लिख करके, पढ़ करके अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सके। इसके लिए साक्षर संस्कृति चाहिए और साक्षर संस्कृति के लिए वर्णमाला चाहिए। तो वर्णमाला का विकास कैसे हुआ, आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हकीकत यह है कि संप्रेषण की प्रथम प्रौद्योगिकीय लेखन ने इस तस्वीर को बहुत ही जटिल बना दिया। लगभग 5000 वर्ष पहले अक्षरों का विकास विश्व के कई स्थानों में किया गया। चित्र आधारित वर्णमाला का विकास मिस्र में चित्रलिपि, सुमेरिया में कीलाक्षर के रूप में तथा चीन में भी किया गया। चित्र आधारित वर्णमाला से एक साधारण और सरल विचार को भी व्यक्त करने के लिए बहुत सारे संकेतों की जरूरत पड़ती थी। इसकी जटिलता के कारण बहुत कम चुने हुए बुद्धि के पैमाने पर संपन्न लोग ही पढ़ लिख सकते थे। अतः वास्तविक रूप से प्रभावशाली संप्रेषण के लिए और तरीकों को ढूंढने की जरूरत महसूस की गई। सुमेरिया के लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी थे। वे व्यापार के लिए यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में भ्रमण करते थे। उनके पास चूंकि कोई लिपि नहीं थी, लेखन की कोई ऐसी तकनीकी नहीं थी, तो वो क्या करते थे कि कीलाक्षरों के माध्यम से जो भी अपने दस्तावेज होते थे, जो लेखा जोखा होता था, उसको वो लिखते थे या चित्र बनाते थे। जैसा कि आप सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं कि अगर चित्र के माध्यम से किसी बात को अंकित करना हो तो बहुत सारे चित्रों की जरूरत पड़ेगी, यहां तक कि एक साधारण से विचार को अंकित करने के लिए। तो इस कारण ये सुमेरिया के जो व्यापारी थे वे काफी तकलीफ का सामना करते थे, और जैसे जैसे वो अपने मूल स्थान से दूर जाते थे उनको अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और यही कारण था कि उनका विश्वास लोगों पर कम होता था। जैसे जैसे वो दूर जाते थे बातों को न समझा पाते थे ठीक से और नहीं समझ पाते थे। इस कारण से विश्वास भी अपने ग्राहकों पर वो नहीं रख पाते थे। इस कारण से उन्हें एक ऐसी तकनीकी की जरूरत महसूस हुई जिसका प्रयोग करके वे कम प्रयास में, कम संकेतों के माध्यम से अधिक जानकारी को वो एकत्रित कर सके। और इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि उन्होंने एक वर्णमाला का विकास किया, जिसमें उन्होंने स्वर को भी जन्म दिया और व्यंजनों को भी जन्म दिया। यह एक ऐसी वर्णमाला हुई जिसका प्रयोग करके शब्दों को बनाया जा सकता था। सुमेरिया के लोगों ने जिस वर्णमाला का विकास किया वो लगभग 1800 ईसा पूर्व विकास संपन्न हुआ। जैसा कि मैंने आपके सामने ये बात रखी कि इस वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके शब्दों के निर्माण की व्यवस्था बनाई गई। इसी वर्णमाला की तरह यूनानी लोगों ने भी
आसान वर्णमाला का विकास किया। अब वर्णमाला तो विकसित हो गई, स्वर बन गए, व्यंजन बन गए, शब्द भी बन गए, लेकिन ये जो शब्दों को बनाने की प्रक्रिया है या शब्दों के माध्यम से अपनी बातों को अंकित करने की प्रक्रिया है, दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, ये कैसे संपन्न होगी? कोई सरफेस चाहिए, कोई तल चाहिए, कोई माध्यम चाहिए, कोई तकनीकी चाहिए जिसके द्वारा हम इन संकेतों को अंकित करके या बोल करके ध्वनि संकेतों के माध्यम से दूसरों तक अपनी बात को पहुंचा सकें। इस बात की आवश्यकता महसूस की गई। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुमेरिया के लोगों ने मिट्टी के टैबलेट का विकास किया, लेकिन मिस्र, यूनान और रोम के लोगों ने पेपायरस का प्रयोग किया। लगभग 100 वर्ष ईसा पूर्व रोम के लोगों ने पार्चमेंट यानी जानवरों की त्वचा से निर्मित लेखन सामग्री का विकास किया। सन 100 में चीन के लोगों ने कपड़ों के चिथलों से कागज का निर्माण किया। जब शब्द बन गए, शब्दों को अंकित करने की, बोलने की, कहने का मतलब यह है अंकित करने के संकेत और ध्वनि संकेत बन गए, तो निश्चित रूप से हमारे संप्रेषण की प्रक्रिया काफी विकसित हुई। और जब ये दोनों चीजों का, कहने का मतलब भाषा का और भाषा को प्रसारित करने के लिए तकनीकियों का जब विकास हो गया, तो निश्चित रूप से जो मानव समाज था वो साक्षर संस्कृति की ओर बढ़ चला। तो साक्षर संस्कृति क्या है, साक्षर संस्कृति की क्या विशेषता है, आइए इस पर भी थोड़ी चर्चा करें। साक्षर संस्कृति की पहली विशेषता यह है कि जो शब्दों के भावार्थ हैं या वाक्यों के भावार्थ और भाषा, ये अधिकाधिक एक रूप होने लगी। देखिए, ये बड़ी सामान्य सी बात है कि मौखिक संस्कृति में लोग अपनी बातों को लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, तो मौखिक रूप से कुछ लोगों तक अपनी बातों को प्रसारित कर पाते थे। और यही कारण था कि जो मौखिक संस्कृति थी वो काफी हद तक स्थानीय रही। लेकिन जैसे ही लोग अपनी बातों को लिख करके संकेतों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करने लगे, निश्चित रूप से वो शब्द, वो भाषा विस्तारित होने लगी। और यही कारण है कि जब साक्षर संस्कृति हुई, साक्षर संस्कृति का आविर्भाव हुआ, तो एक ही भाषा को, एक ही भावार्थ को, एक ही शब्दार्थ को काफी दूर दूर तक, काफी अधिक लोगों तक समझने का प्रयास लोग करने लगे। और उसका परिणाम यह हुआ कि भाषा का विस्तार होता गया, यानी एक भाषा अधिक लोगों तक उपयोग में लाई जाने लगी। तो पहली विशेषता यह है साक्षर संस्कृति की कि भाषा का विस्तार हुआ, भाषा एक रूप होने लगी, भावार्थ अधिकाधिक एक रूप होने लगा। साक्षर संस्कृति की दूसरी विशेषता यह कि संप्रेषण का विस्तार दो आयामों पर होने लगा। पहला आयाम यह है कि एक ही संप्रेषण काफी लंबे समय तक अंकित होकर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगा। जब लोग लिखने लगे, अंकित करने लगे अपने भावों को, तो वो सुरक्षित होने लगा। और जब अगली पीढ़ी उसको पढ़ती थी तो वो अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर, स्थानांतरित करने लगी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि समय के दरमियान जो संप्रेषण था उसका विस्तार हुआ, लंबे समय तक संप्रेषण कायम रहा। दूसरा संप्रेषण का विस्तार जो दूसरा आयाम है वो ये है कि अधिक दूरी तक, मतलब क्षेत्रफल के पैमाने पर संप्रेषण बढ़ता गया। कहने का मतलब यह है कि एक ही समय में आज जो चीज लिखी जा रही है, यानी एक जगह जो चीज लिखी गई उसको अधिक से अधिक लोगों ने, काफी दूर दराज तक बैठे हुए लोगों ने उस सामग्री का उपयोग किया और उन भावों को समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार साक्षर संस्कृति का जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि संप्रेषण का विस्तार लंबे समय तक हुआ और लंबे क्षेत्रफल तक हुआ।
साक्षर संस्कृत की तीसरी विशेषता यह है कि संस्कृतियों की स्मृतियां, इतिहास और आख्यानों को कागज पर अंकित किया जाने लगा। जब कागज का विकास हो गया तो लोग क्या करने लगे कि जो हमारी जो हमारे जो सांस्कृतिक पहलू हैं, जो हमारे आचार विचार हैं, इन सबको लोग जो है अंकित करने लगे। अंकित इसलिए करने लगे कि वो अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित किया जा सके। इसी तरह से इतिहास की बातों को भी अंकित किया जाने लगा। मौखिक संस्कृति में इतिहास की बातों को कथावाचक अगली पीढ़ी तक पहुंचाते थे, लेकिन साक्षर संस्कृति में इतिहास कागज पर अंकित किया जाने लगा। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि लोग अपने विचारों को जो बोलते थे उनको भी अंकित करके, उनका ट्रांसक्रिप्शन करके लोग कागज पर उसकी छपाई करके या कागज पर अंकित कर लेते थे ताकि वो दूसरों तक पहुंचाया जा सके। यानी मौखिक संस्कृति की, देखिए यहां पर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि मौखिक संस्कृति की एक विशेषता यह थी कि कोई कथावाचक कुछ लोगों तक, 150 लोगों तक अपनी बातों को कह करके बता सकता था। लेकिन जब मौखिक संस्कृति की इसी बात को, जब साक्षर संस्कृति आई तो उन्होंने उसी बात को अंकित करके बहुत सारे लोगों तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। और इसका परिणाम ये निकला, आप देखिए कि एक जनसंचार संस्कृति का विकास साक्षर संस्कृति के माध्यम से होने लगा। साक्षर संस्कृति में जो विकास हुआ, संप्रेषण का विकास हुआ, संप्रेषण की तकनीकियों का विकास हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? देखिए, जब संस्कृति स्थानीय थी तो संस्कृत का विस्तार उतना नहीं था। अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में अलग अलग संस्कृतियां हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही जनसंचार में विकास हुआ, विस्तार हुआ, लोग एक दूसरे की संस्कृतियों से परिचित हुए। कहने का मतलब यह हुआ कि संस्कृतियां एकमय होने लगी और अब संस्कृतियों का रूप केवल स्थानीय नहीं रहा, बल्कि इनका स्वरूप सार्वभौमिकता की तरफ बढ़ने लगा। दूसरा जो प्रभाव देखने को मिला कि जो समाज की शक्तियां जो कथावाचकों के हाथ में थी, उन कुशल लोगों के हाथ में थी जो कृषि कार्य को जानते थे, लोगों को बताते थे। उन शिकारियों के हाथ में थी जो शिकार करना जानते थे, लोगों को समझाते थे। लेकिन जैसे ही साक्षर संस्कृति हुई, जो सत्ता थी, समाज की सत्ता थी, जो ताकत थी समाज की, उनके हाथ में पहुंचने लगी, जो पढ़ सकते थे, जो लिख सकते थे, जो प्रसारित की गई बातों को समझ करके लोगों को बता सकते थे। तो कहने का मतलब यह है कि साक्षरता ने उन लोगों को ताकतवर बनाया जो न तो शिकारी थे, न ही कथावाचक थे और न ही कृषि कार्य में कुशल थे। ताकतवर उनको बनाया जो लिख सकते थे, जो पढ़ सकते थे। कहने का मतलब जो साक्षर थे। प्रिंटिंग प्रेस ने इस कार्य को और बढ़ावा दिया और प्रिंटिंग प्रेस और साक्षरता की जो संयुक्त, आप कह सकते हैं, जो प्रक्रिया रही, उसके परिणाम स्वरूप जो समाज था वो काफी हद तक लोकतांत्रिक हो चला और जो भी इस लोकतांत्रिक समाज में पढ़ा लिखा था वो शक्तिमान हो गया। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की भी अपनी एक सीमा थी। तो ये महसूस किया गया कि हम एक ही समय में अधिक से अधिक लोगों को एक ही संदेश को हम सुगमता से प्रसारित कर सकें। इसलिए एक ऐसे माध्यम की जरूरत महसूस की गई जो आज हमारे पास है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट आदि आते हैं। तो आज के समय में जो साक्षरता की संकल्पना है, उसके दो अर्थ हैं, दो क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र यह है कि साक्षर वो है जो
पढ़ने लिखने के संकेतों को समझ सकता है और बोल सकता है, लिख सकता है। दूसरी साक्षरता है माध्यमों की साक्षरता, खास करके जनसंचार माध्यमों की साक्षरता, यानी टेलीविजन की साक्षरता, रेडियो की साक्षरता, इंटरनेट की साक्षरता। दूसरे शब्दों में, जो आज हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं, उनको भी अगर हम ठीक से नहीं समझते हैं तो हम जो अर्थ हमें पाना चाहिए, जो भावार्थ हमें निकालना चाहिए, वो हम नहीं निकाल पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज की साक्षरता की संकल्पना केवल लिखने पढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन माध्यमों की भी साक्षरता है जिनके माध्यम से आज हम भरपूर रूप से जुड़े हुए हैं और उनके प्रभाव के अंतर्गत हैं। अब आइए थोड़ी सी चर्चा करें कि माध्यमों की साक्षरता क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम केवल प्रिंट आधारित माध्यमों से ही काम नहीं चला रहे हैं, केवल प्रिंट से ही नहीं घिरे हैं, बल्कि हम आज टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। जब हम इन माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए, तो ये जरूरी है कि हम इनके द्वारा प्रसारित संकेतों को समझने योग्य बने। इसी बात को हम माध्यमों की साक्षरता के नाम से जानते हैं। जहां तक माध्यमों की साक्षरता की बात है, जो साक्षर व्यक्ति है माध्यमों के लिए वो कुछ विशेषताएं अपने आप में रखता है, और वे विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात यह है कि माध्यमों के पैमाने पर साक्षर व्यक्ति इस लायक होता है कि वो ये समझ सके कि संदेश का उद्देश्य क्या है, यानी किस लिए संदेश प्रसारित किया गया है, किस लिए यह संदेश उसके पास भेजा गया है। दूसरी बात यह है कि दर्शकों को और श्रोताओं को कौन संदेश भेज रहा है और क्यों भेजना चाहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, यदि आपके सामने कोई विज्ञापन आता है तो विज्ञापन देने वाले का क्या उद्देश्य है, यदि यह बात आपको समझ में आ जाए तो आप कह सकते हैं कि आप विज्ञापन के लिए साक्षर हैं। तीसरी बात यह है कि यह संदेश जो आपके पास आया है, चाहे वो रेडियो के माध्यम से आया हो, चाहे दूरदर्शन के माध्यम से आया हो, या इंटरनेट के माध्यम से आया है, वो किस संदर्भ में संदेश को आप तक पहुंचाना चाहता है। कहने का मतलब यह है कि बैकग्राउंड क्या है, क्यों वो संदेश आप तक आया है, उस उद्देश्य के पीछे या संदेश को भेजने के पीछे पृष्ठभूमि क्या है। जो संदेश भेजने वाला है वो क्यों आप तक पहुंचना चाहता है, और संदेश आपके लिए क्यों उपयोगी है या आपको किस प्रकार लाभ पहुंचा सकता है, यह भी आप जानें। चौथी बात यह है कि आप तक जो आवाज पहुंचती है, आप तक जो बात पहुंचती है, वो किसकी पहुंचती है, क्यों पहुंचती है, इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है, यह भी बात आप जानें। पांचवी बात यह है कि किस नीति के तहत यह संदेश पहुंचाया जा रहा है, जिसके द्वारा श्रोताओं का ध्यान और भावनाओं को आकर्षित किया जा सके। यदि कोई व्यक्ति इन पांचों बातों को ध्यानगत रखता है और इनको ठीक से समझता है, इनको अमल करता है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति माध्यमों के लिए साक्षर है। देखिए, यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि माध्यम होना एक बात है, माध्यमों की उपलब्धता होना दूसरी बात है, माध्यमों के द्वारा आप तक संदेश पहुंचना तीसरी बात है। लेकिन जब तक हम इन तीनों बातों को समेटते हुए माध्यमों की साक्षरता के काबिल नहीं है, माध्यमों की साक्षरता की योग्यता हमारे अंदर नहीं है, तब तक ये माध्यम हमारे लिए उतने उपयोगी नहीं साबित हो सकते जितना कि उपयोगी होने के लिए
इनका विकास किया गया है और इनको अमल में लाया गया है। तो ये रही बात साक्षरता की, विशेष करके लिखने पढ़ने की साक्षरता की और माध्यमों की साक्षरता की। जैसा कि हमने पूर्व में भी आपके सामने बात रखी कि साक्षरता अपने आप में एक ताकत है, एक शक्ति है। शक्ति केवल इसलिए नहीं कि आप पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित बातों को समझ सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, केवल इस पैमाने पर नहीं। हकीकत में साक्षरता वो ताकत है जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आधार प्रदान करती है। और जब लोग साक्षर हो जाते हैं तो वो जब आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके अंतर्गत निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है और इन सब के परिणाम स्वरूप जो समाज बनता है वो लोकतांत्रिक समाज बनता है। तो आइए हम साक्षरता का विकास करें और इस मानव समाज को और आगे बढ़ाएं और विकसित करें और इसे लोकतंत्र के पैमाने पर सबसे आगे करने का प्रयास करें।